बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ रज़ा साहब इस्लामाबाद में होते हैं। नवाब वक्त के चीफ रिपोर्टर रहे। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ही उन्होंने कॉलम निगारी का सिलसिला भी शुरू किया। हालांकि किसी रिपोर्टर के लिए कॉलम लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई रिपोर्टर कॉलम लिखता है तो हो सकता है कि वो महीने में एक आध लिखे या हफ्ते में एक आध लिखे, लेकिन नवाज़ रज़ा साहब की तहरीरें तसलसल के साथ सामने आती रहीं। नवाज़ रज़ा साहब का ये कहना है कि उनको नवाब वक्त से अगर रुखसत ना किया जाता तो ये किताबें भी सामने ना आती। नवाज़ रज़ा साहब के पास जब फुर्सत आ गई तो उन्होंने अपने सारे कॉलम निकाले, एक एक करके उनको देखा और उनमें से उन्होंने कुछ कॉलम मुंतखब किए। लेकिन जब उनको किताब की सूरत में सामने लाने का मौका आया तो वो 3 किताबें बन गई। और फिर ये किताबें अल्लामा अब्दुस तार आसम ने लाहौर से शाया की। नवाज़ रज़ा की इन किताबों की सीरीज़ का नाम है रूदादे सियासत, रूदादे सियासत नंबर 1, रूदादे सियासत नंबर 2, रूदादे सियासत नंबर 3। नवाज़ रज़ा साहब ये कहते हैं कि उनकी बाकी किताबें भी इन द पाइपलाइन हैं। एक एक करके वो भी अल्लामा अब्दुस तार आसम साहब कारीन के सामने लाते रहेंगे। नवाज़ रज़ा की रूदादे सियासत की तकरीब रूनुमाई प्रेस क्लब में हुई। इसके मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान थे। मुजीबर रहमान शामी साहब को भी दावत दी गई थी। इसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर उल अज़ीम साहब को बुलाया गया था। अब्दुल मजीद साजिद जो सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब के, वो वहाँ पे मौजूद थे। तासीर मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे। इसके अलावा हमारे समेत कई दीगर सहाफ़ी भी इस तकरीब का हिस्सा थे। इस तकरीब में ज़ाहिर है हर मुकर्रर की तरफ से किताब पर बात होनी थी, लेकिन ये तकरीब एक सियासी इज्तिमा की सूरत इख्तियार कर गई। इस पर गैर सियासी बातें भी हुई, नवाज़ रज़ा की किताब पर बातें भी हुई और सियासत पर भी खुलकर बातें हुई। सहाफ़त पर भी बात हुई। सहाफ़त पर बात करने वालों में तासीर मुस्तफ़ा साहब शामिल थे। उनकी तरफ से एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि किस तरीके से सहाफ़ियों को परेशान किया जाता है, किस तरीके से सहाफ़ियों पर एक दबाव है, दूसरा दबाव है, तीसरा दबाव है। इसके साथ साथ अब्दुल मजीद साजिद साहब की तरफ से सहाफ़ियों का भरपूर दिफा किया गया। सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से बताया गया। वो जंग में काम करते हैं, वो कहते हैं कि जंग में किस तरीके से तनख्वाहें नीचे लगी हुई हैं। कई दीगर अदारों की भी उन्होंने निशानदेही की कि वहाँ पे तनख्वाहों का क्या आलम है, बकाया जात का क्या आलम है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई सहाफ़ी सिर्फ इस वजह से एक्सपायर हो गए कि उनको उनके वाजिबात नहीं मिल रहे थे। मुजीबर रहमान शामी साहब की तरफ से सहाफ़त पर बात की गई, सियासत पर बात की गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तकरीब में ऐसी बातें भी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मुजीबर रहमान शामी साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी अज़ुर्दा थे जो DGISPR और DGISI की तरफ से मुश्तरका तौर पर की गई। शामी साहब की तरफ से इस मौके पर अफसोस का इजहार किया गया कि किस तरीके से 2 जर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं। नाज़रीन, अब हम आपके सामने इन मुकर्ररीन के ख्यालात का मुख्तसर खुलासा रखते हैं। सुनिए इनकी ज़ुबानी जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कहा, पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से कहा, सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से कहा और ख़ुसूसी तौर पर नवाज़ रज़ा की किताब के हवाले से कहा। निसब सदी में पूरी सहाफ़त में कहीं भी एक भी उम्मीदवार नजर नहीं आता और इसकी शहादत हाजी साहब के निसब सदी का हिस्सा है कि रूदादे सियासत 1-3 में मौजूद है। और मुझे ये सादत हासिल है कि अदारा कलम फाउंडेशन ने हाजी साहब की 3 किताबें शेयर की हैं और इससे ज़्यादा प्रेस में जाने की तैयारी कर रही है। और ये किताब रूदादे सियासत 1-2-3 अहले फिक्र ने, अहले सहाफ़त ने और पाकिस्तान के इनकी तरक्की रखी इसको बेहद पसंद की। और ऐसी किताबें हमेशा माशरे को एक खूबसूरत विजन देती हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसी किताबें जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब को भी लिखनी चाहिए और शाह साहब हमेशा कि शामी साहब की जो रही है। तो आखिर में मैं हाजी नवाज साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने
اپنا جو لکھا ہے وہ گرین کے اسٹیپ کر رہی ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حبیب الرحمان صاحب گورنر پنجاب، استاد گرامی جناب حبیب الرحمان شاہی صاحب، میرے سیاست جناب امیر العظیم صاحب، محترم ناصر صاحب، جناب عبدالمجید سعدی صاحب. مجھے آتے ہوئے امیر العظیم صاحب نے ہدایت کی کہ تفصیلی گفتگو ہوگی. مراد یہ تھا کہ مختصر ترین بات. اور میرا خیال ہے کہ رحمان بھٹا صاحب نے یہ روایت ڈال دی ہے کہ شکریہ ادا کر کے آدمی واپس لوٹ سکے. میں 2-3 جملوں میں اپنی بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ. حاجی نواز رضا صاحب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں، ممتاز ساتھی ہیں. ان کا کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ان کو جانتی ہے. اور وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حکمران اور حزب اختلاف کے لوگ یکساں طور پر جن کا احترام ہے. انہوں نے تقریباً 68 یا 67 سے صحافت کا آغاز کیا اور اس 55 سالہ دور میں انہوں نے پوروں کے نیچے سے اترتا ہوا بہت سا پانی دے رہے ہیں، جس کو انہوں نے اس کتاب میں محفوظ کیا ہے. ہمارے بہت کم روایت ہے کہ صحافی اپنی یادداشتوں کو مرتب کریں. یہ تو ان کے کالموں کا ہی مجموعہ ہے. ایک تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب حاجی نواز رضا صاحب کو کہ انہوں نے نوائب سے جان چھڑانے کے بعد لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری بھی رکھا ہے اور اسے مربوط انداز میں پیش بھی کرتے ہیں. دوسرا جناب گورنر صاحب موجود ہیں. کاش ہمارے صدر صاحب یہاں موجود ہوتے تو آج کے صحافی جس اطلاع سے گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے گزر رہے ہیں اور جن میں حکومتیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں لیکن مستقبل سے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو. ہم دوہرے تیرے جبر کا شکار ہیں. ایک طرف حکومتی دباؤ ہمارے اوپر ہے، دوسری طرف مالکان کا ایک غیر مرئی دباؤ وہ ہمیں روزگار کی صورت میں لٹکتی تلوار کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تیسری طرف خفیہ ایجنسیوں کا ایک دباؤ ہے جو ہر روز کسی دوسرے تیسرے صحافی کو دھمکیاں دیتی ہیں. اور چوتھے صحافی جو معاشرے کے پریشر گروپ ہیں ان کا دباؤ موجود ہے. میرا خیال ہے کہ کسی دن صدر صاحب موجود ہوئے، گورنر صاحب موجود ہوئے تو وہ ساری تفصیلی گفتگو یا چودھری صاحب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس جناب گورنر صاحب، مہمانان گرامی، دوستوں، ساتھیوں، یہ ایک اچھی روایت ہے کہ کسی وقت کتابیں کچھ پروفیسر لکھتے تھے، دینی علوم کے ماہرین لکھتے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ یہ اہل صحافت بھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور کم از کم اس میں پاکستان کی تاریخ کے مختلف ابواب محفوظ ہو رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب صاحب کتاب کو، جنہیں 30 برسوں سے ہم بھی جانتے ہیں. زمانہ طالب علم سے وہاں سے ان کا تعلق ہمارا شروع ہوا نواز رضا صاحب سے. اب ان کو حاجی نواز صاحب کہا جاتا ہے. اور عبدالستار عاصم صاحب، انہوں نے بھی بہرحال ایک نئی جہت جو ہے وہ پیدا کی ہے اور زبردست طریقے کے ساتھ یوں کتابیں شائع کر رہے ہیں جیسے اخبار شائع ہوتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ روز ہی ایک نئی کتاب جو ہے وہ قلم فاؤنڈیشن جو ہے وہ اخبارات سکڑ رہے ہیں. اخبارات کی یعنی جو حلقہ ہے آج کے دور میں، قارئین کا حلقہ سکڑ رہا ہے، ناظرین کا حلقہ پھیلتا جا رہا ہے. اور پھر اس دور میں کتابیں لکھنا اور کتابیں شائع کرنا دل گردے کا کام ہے. تو صاحب کتاب کو بھی اور شائع کرنے والوں کو بڑی بڑی مبارکباد. خراج تحسین اس روایت کو انشاءاللہ زندہ رہنا چاہیے. البتہ روداد سیاست کیا ہے، اور وہ بھی 1، 2 اور 3، بلکہ 3 سے بھی آگے آپ چلے جائیں، 30 تک بھی پہنچ جائیں تو ہماری سیاست تو آگے نہیں بڑھ رہی. ہماری سیاست تو ایک جگہ پھنس گئی ہے اور یہ پوری دنیا کی سیاست سے بالکل مختلف چیز ہے. سانپ اور سیڑھی کا کھیل. کسی کو سیڑھی دی جاتی ہے،
وہ آخری درجے میں پہنچتا ہے, سیڑھی دینے والوں کو کہتا ہے تم کون؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر کے, چنیدہ کر کے یہاں تک پہنچایا ہے اور مجھ سے کوئی تاریخی کام دینا. جب یہ خناس اس آدمی کے ذہن میں بھرتا ہے کہ میں تو چنیدہ ہوں اور کسی خاص میری کوئی قابلیت اور صلاحیت تھی, اور جو سیڑھی دینے والے تھے ان کی طرف وہ ذرا حدق کی نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ بیچارے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں. اچھا جی اب ادھر کے دکھاؤ. تو یہ جو رداد ہے, رداد سیاست, میرا خیال ہے کہ طویل عرصے سے جاری ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے نکلیں گے کیسے. میں تو اس پر جتنا بھی سوچتا ہوں, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں سیاست پروان چڑھی ہے اور جمہوریت نے ملکوں کو خوشحالی دی ہے, انتخابات نے لوگوں کی قسمتوں کو بدلا ہے, تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کردار ہے. وہ کردار کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. جب تک اس سیاست کے اندر کردار نہیں آئے گا, اخلاق نہیں آئے گا, تقوی نہیں آئے گا, اس وقت تک جمہوریت یہ جد مال رہے گی, مفاد پرستوں میں معیشت ڈوبتی رہے گی, قومی اسمبلی وڈیروں اور جاگیرداروں کے شکنجے میں رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر پنجاب صاحب, ایک دو گزارشات آپ نے رکھنی ہے. ایک تو آپ کا شکریہ, ہمارا جو بل پیش ہوا تھا ہمارے ساتھی کالونی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں, آپ نے اس پہ بلا تردد جو ہے وہ دستخط کر کے اس کو قانون بنانے میں ہماری مدد کی. حالانکہ جو موجودہ سیاست ہے اس میں میں تو سچی بات ہے یہ ڈر رہا تھا کہ وہاں سے بل پاس ہو گیا تو شاید گورنر صاحب جو ہے وہ دستخط نہیں کریں گے, لیکن خلیل الرحمان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ یہ جمہوری تھا, لوگ ہیں جمہوریت پسند کرتے ہیں, اور جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کو چلانے کے کہاں ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں, اور گورنر جو ہے وہ نون لیگ کے ہیں, لیکن کسی جگہ پہ کم از کم قانونی جو ہے وہ تعطل کہیں پہ نہیں آیا. ایک تو ان کا بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ چونکہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے, اور ابھی تو تازہ ہم ایک سانے سے جو ہے وہ ابھی گزر رہے ہیں ارشد شریف کے ناگہانی جو ہے قتل کے, جس کی ابھی کچھ سرا نہیں سمجھ آ رہا, اور آج کی جو پریس کانفرنس دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں معاملہ کدھر جا رہا ہے. اس حوالے سے حکومت پاکستان کو جو بھی کرنا ہے وہ صحافیوں کو ساتھ رکھیں, وہ صحافی تنظیموں کو, پریس کلبز کے نمائندگان کو, آپ کی سطح پہ بھی جو کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بات آگے چڑھنی ہے, بڑھنی ہے, اور اس کے اوپر سیاست ہونی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں تو اس کی تحقیقات چاہیے اور ہمیں تو سرا چاہیے, ورنہ صحافت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر خوف زدگی کے عالم میں صحافت کریں گے تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ہے, آپ سب کا ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صحافی جو ہے وہ اس کو دبا دیا جائے اور اس کو جو ہے نا اس طرح کے دھمکا بھی دیا جائے, اور اللہ نہ کرے جس طرح ارشد شریف قتل ہوئے ہیں, تو اس کا نقصان صحافت کے اوپر نہیں ہونا, صرف صحافیوں کے اوپر نہیں ہونا, یہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. صحافی جو ہے, صحافت جب بھی پابندی کا شکار ہوئی ہے, جب بھی خوفزدگی کا شکار ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے نا ہم نے پابند کر دیا, اس کو ہم نے خوفزدہ کر دیا. اس چیز کو تو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارا مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس کے علاوہ ایک تو ہے نا جانی اور مالی ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے, سیکورٹی کی ضرورت ہے. وہ تو اس کا عالم جو ہے وہ سب کے سامنے اس پہ ٹائم کیا کرنا, آپ کو بھی اس کا احساس ہے. ہمارے تو اداروں میں جاب سیکورٹی نہیں ہے. ہمارے اداروں میں آپ کی گورنمنٹ کے منیمم جو ویجز ہیں طے کی ہو, منیمم ویجز, اس سے کم تنخواہ ملتی ہے رپورٹر اور سب ایڈیٹر کو. یہاں میں اپنی کتاب کی یہاں پر ذمہ روائی تینوں کتابیں تھیں
चौथी तो उनके पास ज़ेर तबाह है। ये मैं वो किताब, ये मेरी किताब जो है ये सारी ज़माना है नवाए वक्त की लागू पड़ेगी। और मैं 41 साल मेरी सर्विस रही है नवाए वक्त में। शामी साहब समझते हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है और वो अखबार और रोज़ाना खबर भी देता हो और चीफ रिपोर्टर भी हो, उसके लिए कॉलम लिखना बहुत मुश्किल होता है। मैं सच्ची बात आपको बताता हूँ कि छुट्टी करके रात 12 बजे मैंने जब आया था तो फजर की नमाज से पहले कॉलम दोनों करके आया और फिर बाद का ऐसा होता था कि 3-4 मेरी चीज़ें जो है वो नवाया वक्त में एक पूरा फुल एंजॉय किया हमने नवाया वक्त को, पूरा लिखते रहे, कोई कभी किसी ने नहीं कदर लगाई। मजीद निज़ामी साहब जैसे एडिटर के तहत काम करते रहे। और बाद का ऐसा ही है कि कॉलम आप लिखते हैं, कॉलम किसी को खुश नहीं आप कर सकते। आप मैं पूरे जुमले में से जो कोई आपकी एक बात पूरी तहरीर में से एक जुमला ही दिया था तो नाराज हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम बड़े मुतरफ हैं, बड़े तारीफ़ें करते रहे, लोग हमें कहते हैं नवाज शरीफ की बड़ी आप तारीफ़ करते रहे। उनकी एक मिसाल तो शामी साहब मैं उनके साथ सक्खर जा रहा था मोटर वे के इफ्तिताह पर, संग बुनियाद अपने तो वो कह रहे हैं कि 7 रुपये साले जाफर थे, तो कहते हैं कि साले जाफर ये मेरे खिलाफ ही लिखते हैं। मैंने कहा मैं तो आपके बारे में यही लिखता हूँ कि आप पार्लियामेंट नहीं आते, आप लोगों से मिलते नहीं हैं, या आप काबीना के इजलास काम करते हैं, ये आपके फायदे की बातें हैं। लेकिन कोई सियासतदान नहीं बर्दाश्त करता। इवन शेख रशीद के साथ मेरी 50 साल से ज़्यादा दोस्ती रही। उन्होंने मेरी शिकायत की तो निज़ामी साहब हो गए, ये शिकायत ये लेकर गए थे कि आज के बाद कॉलम बंद हो जाएगी। उन्हें मालूम नहीं था कि जिसका नाम, जिससे जो आप शिकायत कर रहे हैं उसका नाम है बशीर। तो उन्होंने मेरे 2-3 दिन के बाद में लिख कर रखते थे जिस आदमी से बात क्या करनी है। तो मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आया था वो शेख रशीद, तो साथ ही कहा वो शीता डली, आपको नहीं पता? मैं को पता है जी। वो कह रहा था कि मेरे खिलाफ ये लिखा। तो कहा यार सब सियासतदान यही बात कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा उन्होंने शिकायत कर कोई उसको बदावा नहीं। पर मैं महसूस करता हूँ कि मैंने नवाए वक्त में जिस ज़माने में मैंने लिखा कोई चीज़ उन्होंने मुझे निज़ामी साहब की क्लियरेंस के बगैर नहीं छपी थी, खूब कॉलम पढ़ते थे तो कोई चीज़ उसमें इजाफा कर देते थे, कभी की तो सवाल ही नहीं पता होता, कोई मजीद उसको और बेहतर बना देते थे। मैं समझता हूँ कि अब शायद वो सूरत हाल नहीं है। शामी साहब की बात को समझते हैं, शामी साहब बहुत अच्छे कॉलम लिखते हैं। और मैं अगर कहें तो मुझे जब मैंने अपना जर्नलिज्म का ज़माना शुरू किया 1970 में, तो शामी साहब यहाँ सीनियर तेरी से हमने सीखा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नामवर कॉलम नवीसों में कोई कॉलम नवीस तक बात है, वो आर्टिकल भी है और बहुत बड़े अखबार नवीस भी हैं। तो इन्होंने बड़े बड़े कॉलम तो मामूली बात है और बड़े बड़े मार के मारे। तो ये समझ आ जाता है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों का जो वजूद है, इससे हमने सबक सीखा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉलम मेरे बिखरे हुए थे, अगर ये मुझे नवाया वाले नौकरी छोड़ने पर मजबूर न करते तो शायद मैं न लिख सकता, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे इकट्ठी करने में कई महीने लगे। और मैं अब इस पोजीशन में हो गया हूँ कि मैं एक किताब छपती है तो अगली किताब जो पिछले कॉलम सारे इकट्ठे किए हैं उनमें से सिलेक्ट करके शायद करता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, शामी साहब बात करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर प्रेस क्लब का, पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट दस्तूर का, बिलखसूस साजिद साहब का, बाकी जो अहबाब यहाँ मौजूद हैं कि उन्होंने यहाँ तकरीब की। इससे कम कि मैं इस्लामाबाद में तकरीब मुनक़्क़द करता, मैं कहा 2 तकरीब में यहाँ एक मेरे दोस्त ख्वाजा फरज साहब की याद में था तकरीब, तो मैंने कहा इसके अगले दिन मैं यही हालत में एक दिन रात रुक लेता हूँ, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कोई पता नहीं कि वापस जाते हुए सारे रास्ते बंद हो जाएं। इसलिए आज शाम ही वापस जाने का इरादा है। तो मैं गवर्नर साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नर साहब ने इतनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। मेरा जब इसका तल्लुक़ उस ज़माने का जब ये इस्लामाबाद में वज़ीर थे, कौमी असम्बली के रुकन थे, इंतहाई नफीस आदमी है, और मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ वक्त निकाला। थैंक यू।
वाला अलैहि वसल्लम। जनाब मोहतरम वाला पंजाब इंजीनियर रहीमुर रहमान साहब, जनाब हाजी नवाज रजा साहब, जनाब हाजी साहब, मोहतरमा नासिर आतिक साहब, अल्लामा मुस्तार आसिफ साहब, अमीरुल अजीम साहब, तहसील मुस्तफ़ा साहब और मोहम्मद अकबर साहब और ख़वातीन व हज़रात, गवर्नर साहब को ने एक तकरीब में जाना है और असर की नमाज भी पढ़नी है। मैं पढ़ के आया हूँ, लेकिन बात इसलिए मुख्तसर होगी। बहुत सी बातें हुई हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं कहने की थी वो भी हो गई हैं, जो कहने की थी वो भी हो गई। बहरहाल एक तो मुश्किलात तो हमारी सनत को दरपेश है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, और है सब बहुत बंदा है मजबूत के औकात में। मैं तो दिन रात परेशान होता हूँ, एक अदारे का मुंतज़िर हूँ, और हकीकत यह है कि अदारे के मसाइल नहीं होते, दोस्तों से उनसे कोशिश करते हैं कि किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम हो, एजुकेशन का हो, मसला हो, कोई किसी न किसी तरीके से भाईचारा होता है, एक फैमिली की तरह रहते हैं और काम करते हैं। बड़ा ये एक अलग मामला है। नवाज रजा साहब जो हैं, जिनकी ये 3 किताबें रूज़ाने सियासत, दरअसल ये उनके कालमों का मजमूआ है और कॉलम अभी बाकी हैं, किताबें अभी छपी हैं। तो नवाज रजा की और मेरी सहाफ़त जो है वो करीबन साथ ही हाथों में हाथ डालते थे, और शेख रशीद के साथ इनकी सियासत जुड़ी हुई थी ज़माना तालिब इल्म में, और हम समझते थे कि ये सियासत में आ गए, लेकिन ये सहाफ़त में आ गए। फिर चीफ रिपोर्टर बने नवाए वक्त के, और न्यूज़ और बड़ी बड़ी खबरें इन्होंने दी, कमाल हासिल किया और कॉलम लिखे। इनके कॉलम जो है वो पाकिस्तानी सियासत की तारीख है, और पाकिस्तानी सियासत क्या है वो तो आपने देख लिया कि आज जो DG ISPR की और ISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब मुझे वो पुराना शेर याद आ गया कि आगाज़ मोहब्बत जो भी सही, अंजाम मोहब्बत सामने है, वो मेरी, मैं उनकी जान को रोता हूँ, वो मेरी जान। यही बात थी जो रोकते रहे, इसी बाइस तो कत्ले आशिका से मना करते थे। नवाज रजा की उस कबीले में जुड़े रहे और हम भी जुड़े रहे, हम सफर रहे। भाई अदारे जो हैं वो सियासत में दखल ना दें, वगरना सियासत उनमें दखल दे। आज वो हमने देख लिया, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ISI के सरबराह को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे लिए खुशी का मुकाम नहीं है, अरशद शरीफ की मौत ने मुझे रुलाया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी मुझे रुलाया है। क्या क्या करो, हम एक बहसियत कौम कहां पहुंच गए और किस तरह दस्तों गरीबान, क्या नतीजा क्या निकले। बहरहाल नवाज खोखर हाजी, एक इस्लामाबाद के हाजी नवाज खोखर थे और दूसरे हाजी नवाज हमारे थे, तो 2 ही हाजी नवाज मशहूर थे इस्लामाबाद, और वो अल्लाह को प्यारे हुए, ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और सलामत है माशाल्लाह। उनका भी लौक आता है दिलों में, जहाँ जिंदगी दौड़ा देता है। और इनकी सियासत देखिए, बाकी तो सहाफत में क्या हुआ, सियासत में क्या हुआ, तो आपके सामने जो मौजूद है शख्स, उस पर तो कोई दाग है। उसने तो मुशक्कत से, मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारी है, और जो कुछ कौम को दे सकता था। हम खस्ता तन से मुतसिब हो, क्या माल मनाल की पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया वो सामने लाए देते। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है मुने हंसते। लो हमने दामन झाड़ दिया, तो जाम उल्टाए थे। ये सारी कितना 75 साल हमने 77 साल क्या किया है। ये रुदात हमारी सियासत की भी, हमारी
है क्या? मुझे, मैं क्या बयान करूं, मेरा दिल दुखा हुआ है। अब तो किसी पर तनकीद करने को भी दिल नहीं चाहता। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस पुरवकार तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस मुसरत है। एक दिलचस्प और मालूमाती किताब लिखने पर मोहम्मद नवाज रज़ा साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़। इनकी किताब रुदाद सियासत हमारी रवां तारीख का एक नहायत अहम बाब है। मुझे तवक्को है कि वो इस दर्द दिल के साथ लिखते जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी उम्र में और काशों में बरकत अता फरमाए और यूँ हमारी रवां तारीख मज़ीद तरबतमंद होती चली जाएगी। जनाब मोहम्मद नवाज रज़ा साहब का शुमार दौरे हाजिर के उन मायानाज़ अखबार नवीसों में होता है जिनके जिक्र के बगैर पाकिस्तानी सहाफ़त की तारीख नामुकम्मल है। वो निस सदी से ज़ायद अरसा पेशा सहाफ़त से मुंसलिक रहे। अपनी शबाना रोज़ मेहनत से न सिर्फ अपना मकाम पैदा किया बल्कि अपने अर्थ से सहाफ़त की नौखेज़ शजर की आबियाई की और उसे तनावर दरख्त बनाया। उनकी गरां कदर सहाफ़ती खिदमत के एतराफ़ में उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जानिब से गोल्ड मेडल, मुतअद्दिद तंजीमों की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जबकि साल 2018 में हुकूमत पाकिस्तान सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ से नवाजा गया। रुदाद सियासत नवाज रज़ा साहब का कालमों, तज्ज़िया और मुशाहिदे का मजमूआ है। ये एक चीन है, तसलसल है। जनाब नवाज रज़ा साहब की तहरीर में इस कदर बलागत और तासीर है कि वो कारी को एक लम्हे के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देंगे। रुदाद सियासत में तो सियासी कॉलम है, अखबारी रिपोर्टिंग है, मगर उसका अदबी पहलू भी नुमायाँ है। तारीख़ के तुलबा और नई नस्ल से रुदाद सियासत का मुताला ज़रूर करना चाहिए। जनाब नवाज रज़ा साहब एक अहद का नाम है। उनकी 50 साल सहाफ़त बेशुमार तारीख़ी वाक़यात की गवाह है। ये गवाही कभी खबर, कभी कालम, तो कभी किताब की सूरत में सामने आती है। सहाफ़त में उन्होंने हर्फ और शनाम से कभी खुद को आशना नहीं बनाया और हमेशा बेलाग, खरी और मायारी सहाफ़त को अपना शार बनाया। आज वो जिस इज़्ज़त और एहतराम के मर्तबे पर फायज़ है माशाअल्लाह, वो इसी का सम है। उनकी ये किताब भी अहद रफ्ता के चौंका देने वाले वाक़यात और उनसे जुड़ी शख्सियात से मुतल्लिक़ अहम हक़ाइक़ से पर्दा उठाती है जो यकीनन लायक मुताले। मेरी भी हामिद रज़ा साहब से बिलखसूस 2008 से 18 जब मैं कौमी असम्बली में अपने हल्के की नुमाइंदगी करता था और 2013 से 18 बिलखसूस जब वफाकी वज़ारतों में अपना किरदार निभा रहा था, मेरे वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम और उसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए इस्लामी मनशियात और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के तौर पे और बाद में वफाकी वज़ीर तालीम के तौर पे, तो मुसलसल मुझे हर जगह ये मुतहरिक नज़र आते थे। जहाँ भी अहम तकारीर हों या अहम इवेंट्स हों उसको कवर करते भी नज़र आते थे। और जब भी नवाब बिल्डिंग जाना होता था किसी टी वी प्रोग्राम में तो वहाँ पे भी इनके दफ्तर हाज़िरी मेरा मामूल था। तो आपको हमेशा और ये बहुत अच्छी बात थी कि अक्रॉस द बोर्ड नवाज रज़ा साहब को सब लोग इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखते थे और इनकी जो रिपोर्टिंग और इनकी कॉलम्स या इनकी जो भी तहरीर होती थी या कोई भी खबर लगती थी उसको एक इज़्ज़त और मकाम हासिल होता था। नाज़रीन, आपके सामने हमने इस तकरीब की तकरीबन पूरी रूदाद रखने की कोशिश की है। नवाज रज़ा साहब की मज़ीद किताबें भी सामने आएंगी, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का तबसरा कर दिया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।